अभी तक हमने बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो पढ़ लिए हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड था वो चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, आपकी बॉडी में जो भी आपने खाना खाया, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए, वो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट कर दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, रेस्पिरेशन भी उसी से कोरिलेट हो गया। कैसे कोरिलेट हो गया, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच रही है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड के ब्रेकिंग डाउन को हेल्प कर रही है, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट मिल गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, बट अब उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बॉडी की हर एक सेल में अगर वो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे तो आपकी बॉडी की सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। तो जिसके लिए एक सर्कुलेटरी मीडियम होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी में, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, इसको सिंपली हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तीन मेजर पार्ट से बना हुआ है, ठीक है। देखते हैं वो तीन मेजर पार्ट क्या है। सबसे पहला है सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेटरी मीडियम यानी कि आपके ब्लड या लिम्फ। तो थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं अबाउट ब्लड एंड लिम्फ। ये मैंने फ्लो चार्ट बना करके आपको इसलिए समझा दिया है कि इस सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको पहले क्लियर हो जाए, फिर एक एक टॉपिक पर हम डीपली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि सर्कुलेटरी मीडियम, यानी कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जो सर्कुलेशन में सबसे ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, या जिनकी वजह से जो भी चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। सो दीज टू सर्कुलेटरी मीडियम्स आर ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। ब्लड और लिम्फ, ब्लड आपका आर्टरीज एंड वेन्स में फ्लो करता है, जो कि आपकी पोरस नेचर की होती हैं, और जब उन्हीं पोर से छन करके कुछ फिल्टर्ड लिक्विड बाहर आर्टरीज या वेन से निकल जाता है तो वही फॉर्मेशन करता है लिम्फ का, यानी फिल्टर्ड ब्लड इज नोन एज लिम्फ। ऑलराइट, दोनों ही सर्कुलेटरी मीडियम है, दोनों ही इक्वल फंक्शनिंग करते हैं। इनके कंपोनेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, बाकी काम दोनों का ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक। कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है, जहां हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, वहीं जब हम लिम्फ की बात करते हैं तो वहां पर प्लेटलेट्स और आरबीसी एब्सेंट होती हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। और इन कंपैरिजन टू आरबीसी, सॉरी, इन कंपैरिजन टू ब्लड, लिम्फ में डब्ल्यूबीसीज बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स का डिफरेंशिएशन है दोनों में, अदरवाइज दोनों ही ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है। सेकेंड मेजर मेजर कंपोनेंट पे हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी यहाँ हमें पढ़ना है अबाउट आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इनके काम, इनके इनके बीच में डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। जिसके बाद हमें ये पता चल पाएगा कि ये जो ब्लड और लिम्फ फ्लो कर रहा है, जो ये सर्कुलेटरी मीडियम है जो ये फ्लो कर रहा है, तो वो किस में फ्लो कर रहा है। कोई ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, कुछ समथिंग ऐसा, है ना। क्योंकि हमारी ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो हमसे काफी कम डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी हायर ऑर्गेनिजम्स में क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ब्लड और लिम्फ यानी ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स हैं वो आपके किसी क्लोज्ड सिस्टम में ही ट्रेवल करेंगे, ठीक है। वो ओपनली आपकी बॉडी में कहीं पर भी ट्रेवल नहीं करेंगे, जिस वजह से हमें एक सेकेंड टाइप इसका पढ़ना है, सेकेंड चीज पढ़नी है, सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स विच इज नोन एज आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फ। तो इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। थर्ड आपका बचता है सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन विच इज नोन एज हार्ट। हार्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ, आप पढ़ते आ रहे हो, देखते आ रहे हो कि हर एक जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है या हर एक जो सिस्टम है जो अभी तक आपने पढ़ा है वो किसी एक मेन, एक सेंट्रल ऑर्गन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो सेंट्रल ऑर्गन, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हार्ट है, ठीक। हार्ट क्यों है, हमारी बॉडी में जो पंपिंग का काम होता है ब्लड का वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट परफॉर्म कर सकता है, और कोई अदर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है।
लेकिन कोई अदर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है ह्यूमन बींग्स में पंपिंग के लिए। पंपिंग क्यों नेसेसरी है? पंपिंग इसलिए नेसेसरी है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आना है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तब भी हार्ट की नीड है। और जब आपका जो प्योरिफाइड ब्लड है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब उसे बॉडी से बाहर जाना है या एक मीन्स हार्ट की बॉडी से बाहर जाकर के बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई होना है, तब भी उसे एक पुश चाहिए या जिसे हम पंप बोलते हैं वो चाहिए। और वो पंप कैसे मिलता है ब्लड को? हार्ट से मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे सेंट्रल ऑर्गन या सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन बोला गया है, ठीक, क्योंकि यही पंपिंग का काम करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता रहता है थ्रू आउट लाइफ, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही आपकी बॉडी में हार्ट में लब डब का साउंड प्रोड्यूस करती है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के समय होता है, जो आपका हार्ट करता रहता है थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हार्ट। अभी हम हार्ट के बारे में बहुत और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। हार्ट के बारे में मैं आपको एक और चीज बता दूं स्पेशल, जो कि ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है या कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है, कि हार्ट हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन कैसे, मैं इसे बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी, बट मैं यहाँ पर एक ब्रीफली टॉपिक क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सारी की सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का, और थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा ब्रॉड है इन कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक। तो यहाँ पर जो हार्ट है वो कैसे डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है? सबसे पहले मैंने आपको अभी एक बात बोली कि जो हार्ट है वो सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है, यानी आपकी बॉडी में अगर ब्लड को पंप करना है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, उसके लिए कोई भी अल्टरनेट ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी सेल्स के पास से होकर के जब ब्लड आता है, तो ऑटोमेटिकली वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि ब्लड की जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के थ्रू कंज्यूम कर ली जाती है, ठीक है। तो वो ब्लड ऊपर हार्ट तक आते आते कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है, हार्ट के पास आता है। अब ऑक्सीजनेशन, यानी अगर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होना है तो उसे कहाँ जाना जरूरी है? आप थोड़ा सा सोचिए। चलिए, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है, जब आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी जब वो पूरी बॉडी से एक बार ट्रेवल कर चुका होता है, उसकी सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली जा चुकी होती है, तब उसे ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास जाना होता है, और लंग्स के पास भेजने के लिए पंप चाहिए, पुश चाहिए। इस वजह से जो आपका ब्लड है बॉडी के बाद सीधा हार्ट पे जाता है। तभी आपको पता होगा कि हम में 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स का हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और दूसरे साइड डीऑक्सीजनेटेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड लंग्स के पास भेजना होता है हार्ट को, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसे पूरी बॉडी पार्ट्स में भेजना होता है, ठीक है। तो पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में पुश होता है, देन वो वापस से आता है हार्ट में, और हार्ट फिर से उसको पंप करके पूरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर डबल सर्कुलेशन विच ऑकर्स इन ह्यूमन बींग्स। तो ये था डबल सर्कुलेशन। अब इसमें हम और आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक काफी ब्रॉड है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये हम देखेंगे इसमें कि कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, या कैसे उन्हें भेज रही है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारे ब्लड के बारे में, ठीक है। अभी ब्लड के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है ब्लड और लिम्फ का। ऑलराइट, तो सबसे पहले ब्लड के बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्लड को मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो प्लाज्मा पार्ट होता है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम ऑल सेल्स, यानी जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ब्लड में, उसे हम एक साइड रख देते हैं, और दूसरी साइड हम रख देते हैं जो उसका लिक्विड पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि ब्लड में जो लिक्विडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा की वजह से, क्योंकि ब्लड का फ्लूइड पार्ट है ये, ठीक है। और अदरवाइज यानी अपार्ट फ्रॉम प्लाज्मा जो भी चीजें प्रेजेंट है वो आपके सेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मा देखते हैं। पूरे ब्लड का 50 से 58% पार्ट प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में 90% अप्रॉक्स वाटर होता है, यानी लगभग
ब्लड का आधा हिस्सा प्लाज्मा से बना हुआ होता है और आधा हिस्सा अदर सेल से बना हुआ होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आती हैं, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर अगर हम बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए 90% ऑफ वाटर मैंने यहाँ लिख भी रखा है। उसके बाद जो प्रोटीन्स कुछ होते हैं 7 से 8% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं लगभग 1%। दैट वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा। Now moving to the cells-like structure or cellular structure which constitute blood apart from plasma are erythrocytes, which are known as RBCs, then leukocytes which are known as WBCs, and then thrombocytes which are simply known as platelets. ठीक है, now we are going to discuss about their functions in one line. uh, what RBC do, है ना, RBC क्या करती है? आरबीसी का जब हम कंपोनेंट पढ़ते हैं, अगर आपने आप में से किसी ने भी किसी की ब्लड रिपोर्ट अगर देख रखी है तो उसमें हीमोग्लोबिन आता है। तो आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन ही ऐसा सब्सटेंस है जो आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, यानी अल्टीमेटली आरबीसीज आपकी रेड होती हैं, इस वजह से आपका जो ब्लड है वो रेड कलर्ड होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का काम है रेड कलर प्रोवाइड करना। ओके, उसमें एक हीम प्रोटीन पाया जाता है। देन उसी की ऐसी कैपेसिटी है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ मिला करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है विच इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसके बाद उसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को पूरी ब्लड की सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ ल्यूकोसाइट्स आर known as WBCs और व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है? ये सिंपली हमारी बॉडी में इम्यूनाइजेशन को एनहांस करती है, फॉरेन बॉडीज या पैथोजेंस को किल करती है, यानी सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कह सकते हैं हम इन्हें। नाउ इसके भी हम और पार्ट्स पढ़ेंगे, ए ग्रैनुलर एंड ग्रैनुलर। ए ग्रैनुलर आर दोज जिसके साइटोप्लाज्म में किसी भी टाइप के ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते, यानी इनका साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रैनुलर में। ग्रैनुलर के जो होते हैं साइटोप्लाज्म, यानी ग्रैनुलर्स का जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैन्यूल से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद हम इनके भी फर्दर टाइप्स आगे डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। जैसे यहाँ पर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स एंड देयर एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ द लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ब्लड इज थ्रोम्बोसाइट्स व्हिच इज सिंपली नोन एज प्लेटलेट एंड व्हिच मेन फंक्शन इज टू कोगुलेशन, है ना, टू कोगुलेट ब्लड, यानी कि इसका मेन काम है कि आपकी बॉडी में जो भी ब्लड निकलता है उसे कोगुलेट करना। ऐसा क्यों जरूरी है? जिससे आपकी बॉडी में कभी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई या कभी आपको एक्सटर्नल कट लग गया तो उस टाइम पर ये कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से एक फाइबर जैसे जाल ऐसे होता है ना, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो धीरे 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 क्लॉट होने लगता है और ब्लड जो बह रहा होता है वो बंद हो जाता है, यानी ब्लड कोगुलेट हो जाता है। तो अगर प्लेटलेट्स ना हो तो आपके ब्लड में अगर थोड़ा सा भी अगर आपकी बॉडी में एक कट लग गया तो फिर ब्लड आपका फ्लो होता रहेगा, वो बिल्कुल भी स्टॉपेज नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आपकी प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का। अब हम आगे बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। After discussing about what is transportation in human beings exactly is, we are going to discuss about arteries and veins, ठीक है, which is known as system of blood vessels। यानी कि अगर ये blood vessels ही नहीं होंगी तो आपकी बॉडी में जो भी ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो ही नहीं होगा और आपके बॉडी ऑर्गन्स तक एक रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा। तो कोई फायदा नहीं है आपकी बॉडी में ब्लड बहुत ज्यादा होने से, ठीक है। तो यानी हमें पहले इस सिस्टम को समझने की जरूरत है कि दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ब्लड फ्लो का मीडियम बनती हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं? आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आपने पहले भी आर्टरीज और वेन्स के बारे में जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जनरली हम जानते हैं कि आर्टरीज और वेन्स जो है वो दोनों ही ब्लड को कैरी करती हैं, बट एक मेजर डिफरेंस ये है कि आर्टरीज जो है आपकी वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं और जो वेन्स है आपका वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस में इसका ऑपोजिट हो जाता है, वो केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आर्टरीज आर डीप सीटेड एंड वेन्स आर सुपरफिशियल, यानी कि जो आर्टरीज होती हैं वो आपकी काफी धसी हुई होती हैं और जो आपकी वेन्स होती हैं वो काफी उभरी हुई होती हैं, ठीक है। सुपरफिशियल होने का मतलब बिल्कुल सतही, यानी कि ऊपर, बिल्कुल ऊपर की लेयर में किसी चीज का प्रेजेंट होना।
तो समझ गए आप कि जो आर्टरीज होती हैं वो आपकी काफी धसी हुई होती हैं और जो आपकी वेन्स होती हैं वो काफी सुपरफिशियल होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट्स। जो आपके आर्टरीज है, अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं तो सिंपली ये क्या करेंगी, हार्ट से ब्लड को ला करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई कर देंगी। ऑलराइट, तो इनका काम भी वही है, यानी ये आपके हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, ठीक है। अगर हम वेन्स की बात करें, वेन्स का काम क्या है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम दी वेरियस पार्ट्स, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में पाया जाता है और उसे ऑक्सीजनेटेड होने के लिए हार्ट के पास ले जाना जरूरी है, तो वो काम करती है आपकी वेन्स, यानी ये कलेक्शन करती है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की सेल से और उसे ले जाकर के हार्ट में छोड़ देती है, ठीक है। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जब मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर समझाऊंगी डिटेल में, वहां आपको पता चलेगा कि किस तरह से अपार्ट फ्रॉम ऑल आर्टरीज, ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है ये किस तरह से ब्लड को लेकर के आती है, मतलब कि ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हार्ट में ड्रॉप करती है। तो यहाँ पर इसका फंक्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट वन विच इज पल्मोनरी आर्टरी, है ना, जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाकर के हार्ट में छोड़ देती है ना। तो इसके बारे में डिटेल में जब हम हार्ट का जो कि थर्ड कैटेगरी है आपके ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में, वहां पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये चीज याद रखनी है कि एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जितनी भी आर्टरीज हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेंगी, ठीक है। नाउ हियर, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यहाँ पर भी पल्मोनरी वेन का काम ऑपोजिट हो जाता है, यानी ऐसे आपकी जितनी भी वेन्स हैं वो सारी की सारी क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट तक ले जाती हैं। बट जब हम पल्मोनरी वेन की बात करते हैं तो इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। नाउ आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड वेन्स आर थिन वॉल्ड। इसका मतलब क्या है, देखिए जो आपके आर्टरीज हैं उन्हें इन कंपैरिजन टू वेन्स काफी प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। ऑलराइट, प्रेशर इन द सेंस व्हेन हार्ट बीट्स, है ना, तो वो बहुत ही तेजी से पुश करता है ब्लड को आर्टरीज में, जिससे आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक या हर एक सिस्टम तक ब्लड पहुंच सके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। उसकी वजह से जो आपकी आर्टरीज है उन्हें काफी प्रेशर हैंडल करना पड़ सकता है और जिससे कि वो रप्चर ना हो, इसलिए इनकी जो वॉल है वो काफी थिक होती है इन कंपैरिजन टू लिम्फ। ऐसा क्यों होता है अभी हम आगे के पॉइंट्स में आपको समझ में आ जाएगा। सो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, नैरो ल्यूमेन। व्हाट इज ल्यूमेन? सपोज दैट ये कोई पाइप है और यहाँ पर इतनी सारी मसल्स हैं और ये जितना भी फ्लूइड कैरी कर रहा है वो फ्लूइड सिर्फ इतनी दूर में ट्रेवल हो रहा है, तो ये इसका ल्यूमेन है। ऑलराइट, तो जो आपका आर्टरी का ल्यूमेन है वो काफी नैरो होता है, यानी काफी पतला होता है। वही अगर हम वेन्स के ल्यूमेन की बात करें तो वो काफी चौड़ा होता है, यानी वेन्स के पास थोड़ा ज्यादा एरिया होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ब्लड फ्लोज अंडर प्रेशर एंड ब्लड इज नॉट अंडर एनी प्रेशर और फ्लो ऑफ ब्लड इज स्लो एंड स्टेडी। इसके बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि आर्टरीज को प्रेशर ज्यादा हैंडल करना पड़ता है। एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि आर्टरीज को ज्यादा प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, इसलिए उसकी वॉल भी थिक होती है और इसीलिए जब किसी चीज पे आप ज्यादा प्रेशर डालोगे तो वहां पर ब्लड का फ्लो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं जब हम लिम्फ के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लड के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता, फ्लो ऑफ ब्लड काफी स्लो एंड स्टीडी होता है और इसी वजह से इनकी जो वॉल्स हैं वेन्स की वो काफी थिन होती हैं। ऑलराइट, आई गेस आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंशिएशन है, तो ये आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। और अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स अगर आपको लिखने को आ जाता है तो आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, तो इन्हें अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अभी हमने डिस्कस किया द डिफरेंशिएशन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब हम बात करेंगे कि ब्लड और लिम्फ जो कि मेन कंपोनेंट्स है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के, इनमें क्या डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन के साथ ही साथ आपको इनकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ जाएंगी। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप अगर कंपेयर करके पढ़ते हैं तो चीजें आपके दिमाग में थोड़ा ज्यादा समय के लिए रहती है, ठीक है।
तो देखिए जो ब्लड है आपका ये रेड कलर्ड है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है, ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, आप सभी को पता होगा। तो ब्लड इज रेड इन कलर एंड लिम्फ इज स्ट्रॉ कलर्ड, स्ट्रॉ इज नोन एज भूसा, लाइक पेल येलो कलर, उस कलर का आपका लिम्फ होता है, ठीक है। ब्लड आपको पता है कि क्या होता है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे मिलकर के ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको बताया आर्टरीज के पोरस होने की वजह से या वेन्स के पोरस होने की वजह से कुछ फिल्टर्ड ब्लड बाहर आ जाता है, यानी कुछ स्ट्रॉ कलर का लिक्विड उससे छन करके बाहर आ जाता है आर्टरीज या वेन से, तो वही फॉर्मेशन करता है लिम्फ का, ठीक है। तो ब्लड में एरिथ्रोसाइट्स और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं और इधर यही एब्सेंट होते हैं, ये भी बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, आप सभी जानते होंगे। नाउ कंटेन्स मैनी प्लाज्मा प्रोटीन्स, बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, अभी जब मैंने इसके पहले ब्लड डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में काफी तरीके के 7 से 8% तक अप्रोक्स प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड में पाए जाएंगे, लिम्फ में किसी भी तरीके का कोई प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगा, प्लाज्मा है बट प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, अगर है भी तो बहुत ही कम अमाउंट में है, ठीक है, मतलब उसे हम कंसीडर नहीं कर सकते। नाउ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वहीं जब हम लिम्फ की बात करते हैं तो इनका कॉन्सेंट्रेशन काफी लो होता है, ठीक है। फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड जो है आपका ब्लड वेसल्स में ही सिर्फ फ्लो करेगा, वहीं आपका जो लिम्फ है ये लिम्फ वेसल्स में भी फ्लो करता है और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में भी कभी कभी ये फ्लो करने लग जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा कि जो आपकी डब्ल्यूबीसीज हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन लिम्फ में बहुत ज्यादा होता है। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ एज वेल एज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन विच इज अ हार्ट। अब हम बात करेंगे ब्लड के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहला और मेजर कंपोनेंट है आपके ब्लड का जो कि है प्लाज्मा। प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले ही पढ़ ली है कि प्लाज्मा ही है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ब्लड को, और ये 50 से 58% कंपोनेंट है ब्लड का, और प्लाज्मा के अंदर 90% ऑफ वाटर होता है, ठीक है। मेन हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी, अब हमें ध्यान देना है कि इसके फंक्शंस क्या है, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो ब्लड कंपोनेंट्स है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम डिटेल में समझेंगे। तो प्लाज्मा जो है कोई भी फ्लूइड होता है तो बेसिकली उसका काम किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना ही होता है, ये इन जनरल वे में है। तो सब क्या है आपके प्लाज्मा का फंक्शन, इसका फंक्शन है मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, यानी ये 6 से 7 चीजों को ट्रांसपोर्टेशन आपके बॉडी में करता है। सबसे पहला आपका हो गया डाइजेस्टेड फूड का, ऑक्सीजन, CO2, मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मोन्स एंड हीट, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन आपकी बॉडी में प्लाज्मा के थ्रू होता है। देखिए अभी हमने प्लेटलेट्स सॉरी प्लाज्मा के बारे में पढ़ा डिटेल में, है ना। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से प्लाज्मा कंट्रीब्यूट करता है इन द फंक्शनिंग ऑफ ब्लड। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड हम पढ़ेंगे आरबीसी विच इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स एंड द फुल फॉर्म इज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, नॉट सेल्स, इसका सही फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, ठीक है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो आपकी आरबीसी है उनका रेड कलर होता है एक कंपोनेंट की वजह से जो कि है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक्चुअली इसमें हिमैटिन का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, यानी ऐसा प्रोटीन जिसमें आयरन का बहुत ज्यादा कंपोनेंट हो। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से आपका जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, ठीक है। आरबीसी के फंक्शन बहुत ही सिंपल हैं, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करता है इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इट